दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लेकर आए हैं वो एक 8 साल की बच्ची की सच्ची कहानी है जो कि कोरिया में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन एक आदमी उस बच्ची के साथ गलत काम करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अब वो बच्ची तो बच जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और ये हादसा उसे ऐसा ट्रॉमा देकर जाता है कि किसी आदमी को देखकर भी वो बच्ची सहम उठती है। अब वो बच्ची कैसे इस ट्रॉमा से निकलती है, ये देखकर आप रोने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक उड़ती हुई पतंग को दिखाया जाता है जो अपनी मर्जी से कहीं भी जा रही होती है। इसी शहर में ईम नाम की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है जो केवल 8 साल की है। वो लड़की अपने दोस्त के साथ स्कूल से घर जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और अगली सुबह जब स्कूल जाने के लिए तैयारी करती है तो वो अपनी माँ से बाल बांधने को कहती है, लेकिन उसकी माँ बिजी होती है। जिसके बाद वो अपने डैड से मदद मांगती है, लेकिन उसके डैड भी बिजी होते हैं, इसलिए ईम खुद ही तैयार हो जाती है। ईम के माता पिता दोनों ही वर्किंग है, इसलिए अक्सर ईम के साथ ऐसा होता है। अब ईम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए ईम की माँ यामाका उसके पास आती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। पर ईम अपनी माँ को ये कहकर मना कर देती है कि मैं भागकर 3 मिनट में ही स्कूल पहुंच जाऊंगी। अब ईम रोज अकेले ही स्कूल जाया करती थी, इसलिए यामाका भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। अब यामाका उससे कहती है कि वो बड़े रास्ते से स्कूल जाए क्योंकि वो रास्ता ज्यादा सेफ है। जिसके बाद ईम स्कूल के लिए निकल जाती है। अब हमें रास्ते में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पीछे से ईम को देख रहा होता है और मूवी की शुरुआत में जो पतंग आसमान में आजादी से उड़ रही थी वो भी अब जमीन पर गिरकर भीग रही होती है। वो आदमी उस पतंग को उठाता है और ईम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो आदमी ईम से पूछता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? इस पर ईम हाँ में जवाब देती है। अब वो आदमी उसे बहलाते हुए कहता है कि तुम्हारा छाता बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ? अब ईम अपने स्कूल की तरफ देखती है जो थोड़ी ही दूरी पर होता है, साथ ही बारिश की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब ईम पीछे मुड़कर भी देखती है, पर वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद अगले ही पल हमें ईम का छाता दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसके जूते, उसका बैग, सब कुछ एक एक करके दिखाई देता है। ईम जैसे तैसे करके अपने फोन को उठाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां ईम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसकी हालत काफी नाजुक होती है, उसे देखकर लगता है कि वो शायद ही बच पाएगी। अब हर कोई उसकी सलामती की दुआ करने लगता है। हॉस्पिटल में ईम की हालत देखकर उसकी मां घबरा जाती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान होते हैं। दरअसल उस आदमी ने न सिर्फ उसका रेप किया था बल्कि उसे मार मार कर अधमरा भी कर दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन ईम जैसे तैसे करके बच जाती है। ईम की खराब हालत को देख डॉक्टर कहते हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ईम के पिता को बताते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने ईम की छोटे बड़ी इंटेस्टाइन के पार्ट और एनस को निकाल दिया है और ईम के शरीर में एक आर्टिफिशियल एनस को इम्प्लांट किया है और अब ईम के शरीर में एक ऑस्टोमी बैग को लगाया जाएगा जिसमें ईम के शरीर का वेस्ट जमा होगा और उसे पूरी जिंदगी अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर ईम के माता पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी मासूम सी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। वो लोग अपनी बच्ची की सलामती की विश मांगते हैं। उन दोनों के चेहरों से उनका दुख बयान करना लगभग नामुमकिन था। अब कुछ देर बाद ईम को जब होश आता है तो उसके पिता उससे मिलने जाते हैं। अपने पिता को देखकर ईम उनसे पूछती है कि आज वो काम पर नहीं गए। ये सुनकर मिन को रोना तो आता है, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मेरा काम हो चुका है। अब ईम अपने पिता से कहती है कि पापा, आप उस गंदे आदमी को जरूर पकड़ना, उसने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है। ये सुनकर वो रोने लगते हैं। अब ईम उन्हें बताती है कि पापा, उसने जो पैंट पहनी थी उसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी। अब ये सुनकर ईम के पिता उसे आराम करने को कहते हैं। इस पर ईम कहती है कि पापा, मुझे नींद तो आ रही है, लेकिन अगर मैं सो गई तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये सुनकर ईम के पिता इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो रूम से ही बाहर आ जाते हैं क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। अब हॉस्पिटल में एक लेडी ऑफिसर आती है जो उन्हें बताती है कि जिसने ईम के साथ ये हरकत की है उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है, लेकिन हमारे पास अभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अब ये सुनकर ईम के पिता को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर पुलिस ऑफिसर से उस आदमी को पकड़ने के लिए कहते हैं। पर ऑफिसर उनसे वही चीज कहता है जो उस लेडी ऑफिसर ने कही थी। पुलिस ऑफिसर आगे कहता है कि उस आदमी को पकड़ने से पहले हमें ईम का बयान लेना होगा ताकि हमें मुजरिम के बारे में और जानकारी मिल सके। अब ये सब सुनकर ईम के पिता वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं और सारी बात यामाका को बताते हैं। अब यामाका गुस्से में मिन से कहती है कि हमारी बच्ची पहले ही इतने बड़े हादसे से गुजर रही है,
और अब पुलिस वाले उसका बयान लेकर उसके जख्मों को फिर से ताजा करना चाहते हैं। अब कुछ देर बाद लेडी ऑफिसर फिर से आती है और वो उन लोगों को बताती है कि जो साइकाइट्रिस्ट टीम के लिए रखी गई है, उन्होंने कहा है कि ईम का फेवरेट खिलौना लेकर आना है। अब ईम के पिता घर पर जाते हैं और ईम का फेवरेट खिलौना, जो कि एक कार्टून कैरेक्टर कोकोमोन होता है, उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। अब साइकाइट्रिस्ट लीना ईम के साथ खेलने लगती है। वो सबसे पहले ईम पर अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है ताकि ईम आसानी से उसे सब कुछ बता सके। अब कुछ देर बाद जब ईम लीना के साथ फॉर्मल हो जाती है, तब लीना उसे कई सारे मुजरिमों की फोटो दिखाती है और पुलिस वाले ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब कई फोटो दिखाने के बाद जब उस आदमी की फोटो आती है तो ईम अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि यही ईम का मुजरिम है। लेकिन रिकन्फर्म करने के लिए लीना उसे उन्हीं सब की छोटी फोटो दिखाती है। अब ईम धीरे से अपनी आंखें खोलती है और डरते हुए उस आदमी की फोटो पर हाथ लगाती है, जिस वजह से अब पुलिस के पास उस मुजरिम के खिलाफ सारे सबूत थे। अब लीना ईम के पेरेंट्स को बताती है ईम को फिजिकली और इमोशनली हील करने में आपको उसकी मदद करनी होगी। उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसकी वजह से वो अपने ट्रॉमा को दोबारा से याद करे। इसके बाद वो अपना विजिटिंग कार्ड मिन को देती है, लेकिन यामाका गुस्से में उस कार्ड को वापस लीना को दे देती है। वो कहती है कि हम अपनी बेटी को खुद ठीक कर लेंगे, हमें किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अब उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब ये मामला मीडिया में हाईलाइट बन जाता है। इसलिए मीडिया वाले ईम का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। अब जब ये बात ईम के पिता को पता चलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल में आते हैं। अब वो लोग ईम को दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मीडिया वाले उन्हें देख लेते हैं। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए मिन ईम को गोदी में उठाकर ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से ईम का प्लास्टिक बैग फट जाता है, जिसकी वजह से बैग का वेस्ट वही फैल जाता है। अब मिन उस बैग को हटाने के लिए ईम के कपड़ों को बदलने लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से ईम थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि उसे वही हादसा याद आने लगता है जब उस आदमी ने ईम के साथ जबरदस्ती की थी। अब कुछ देर बाद ईम के रिएक्शन को देखकर मिन समझ जाता है कि ईम को उससे परेशानी हो रही है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से मिन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब ईम अपने पिता पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। उस हादसे ने ईम को अंदर तक तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ यामाका मीडिया को रोकने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अपनी बेटी के लिए वो इतना स्ट्रेस ले रही थी, इसलिए उसे भी एडमिट कर दिया जाता है। वहीं कुछ देर बाद जब मिन अपनी बेटी के पास जाता है तो ईम ने अपना मुंह ढका होता है। मिन उसे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई। वो आगे बताता है कि जल्द ही तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन आने वाली है, इसलिए तुम भी अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब कहीं घूमने चलेंगे। अब ईम अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर मिन को रोना आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सुबह के इंसिडेंट की वजह से उसकी बेटी ने उसे गलत समझ लिया है। अब लिन उससे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम चादर से बाहर आ सकती हो। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। अब हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से लिन अपने दोस्त को कॉल करता है। मिन का दोस्त कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, बस तुम ईम का अच्छे से ख्याल रखो, मैं सब संभालूंगा। ये सुनकर मिन को काफी अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहां उस आदमी की पेशी होती है, लेकिन वो आदमी सारे इल्जामों को झूठा ठहराते हुए कहता है कि हादसे वाले दिन मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और शाम होने पर मैं अपने घर आ गया था, जहां मैंने बहुत सारी शराब पी थी और मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के अलावा कहीं नहीं जाता। अब सबको पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी और उसके कपड़ों पर से ईम का ब्लड पाया गया था। साथ ही उसके जूतों पर भी उसी एरिया की मिट्टी पाई गई थी जहां पर यह हादसा हुआ था। लेकिन वो आदमी इन सभी इल्जामों को झूठा ठहराता है और खुद को निर्दोष बताते हुए कहता है कि उसके जूते चोरी हो गए थे और पुलिस वाले जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिन का दोस्त भी वहां मौजूद होता है और उसे उस आदमी पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपना जूता उठाकर उसे मार देता है। इसके बाद पुलिस वाले उस मुजरिम को वहां से ले जाते हैं। अब शाम को जब मिन हॉस्पिटल में आता है तो वो देखता है कि कुछ लोग कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर ईम को एंटरटेन कर रहे होते हैं। असल में ये तीनों यामाका और उसकी दोस्त होती है, और ये सब कुछ यामाका ने साइकाइट्रिस्ट के कहने पर किया था, क्योंकि यामाका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब शाम के समय जब मिन कॉस्ट्यूम का अमाउंट पे करता है तो वो कॉस्ट्यूम वाले आदमी से उसका प्राइस पूछता है, जो कि $300 होता है। लेकिन मिन के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं होते, इसलिए मिन उससे पूछता है कि क्या ये कॉस्ट्यूम मुझे इंस्टॉलमेंट पर मिल सकती है। अब वो आदमी इतना काइंड होता है कि वो मिन की मजबूरी समझ जाता है, इसलिए वो मिन से कहता है कि तुम ये कॉस्ट्यूम रख लो, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम मुझे ये वापस कर देना। ये सुनकर मिन उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर ईम के पास चला जाता है। अब अपने फेवरेट कार्टून को देखकर ईम दोबारा खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। ये देखकर मिन को काफी अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं
ईम भी धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रही थी और आज ईम का दोबारा से साइकाइट्रिस्ट के साथ सेशन होता है। अब लीना ईम से पूछती है कि बेटा क्या तुम दोबारा से स्कूल जाना चाहती हो, जिस पर ईम मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्तों को उसके बारे में सब कुछ पता है, जिस वजह से वो लोग स्कूल में उसका मजाक बनाएंगे। अब लीना उससे पूछती है कि तुम कैसा फील करती हो, इस पर ईम बताती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए काफी बुरा लगता है। वो दोनों मेरी वजह से काफी परेशान रहते हैं और वो अब अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे। मैं हर रोज सोचती हूँ कि ये सब एक सपना है, लेकिन जब अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे रियलिटी समझ आ जाती है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैं अपनी आंखें ही ना खोलूं ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अबीम बेशक 8 साल की है, लेकिन इस हादसे ने उसे काफी कुछ सिखा दिया था। अबीम की बातें सुनकर लीना को भी उसका दर्द फील होता है। अब सेशन खत्म होने के बाद ईम के पेरेंट्स उसे डिस्चार्ज करके घर ले जाने लगते हैं, लेकिन ईम अब भी अपने पिता की शकल नहीं देखती। ये देखकर मिन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो भी ईम के दर्द को समझता था, इसलिए गाड़ी की बैक सीट पर वो एक पर्दा लगा देता है ताकि ईम को उसका फेस ना देखना पड़े। अब घर आते समय ईम उस जगह को देखती है जहां वो हादसा हुआ था, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब मिन तेजी से गाड़ी को वहां से निकालता है और घर ले आता है। अब गाड़ी से उतरते ही ईम वॉमिट कर देती है। तभी यामाका उसे घर की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उनके दोस्तों ने ईम के लिए बहुत सारी वेल विशेस लिखकर स्टोर के मिरर पर चिपकाई हुई थी, जिन्हें पढ़कर ईम को भी काफी अच्छा लगता है। अब घर आने पर ईम थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करती है, इसलिए कुछ दिन बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन स्कूल जाते समय वो थोड़ा परेशान रहती है। तभी मिन कोकोमोन के कॉस्ट्यूम में वहां आ जाता है, जिसे देखकर ईम काफी खुश होती है और स्कूल चली जाती है। वहीं स्कूल में ईम के पिता भी आ जाते हैं और वो ईम की टीचर से कहते हैं कि अभी ईम के पास किसी भी मेल टीचर को मत भेजना। टीचर भी उनकी बात समझती है। अब मिन वहां से आ जाता है। अब घर आने पर वो ईम के लिए एक बैग लेकर आता है, जिसमें वो बहुत सारी चॉकलेट रखता है, क्योंकि उसने ईम को देख लिया था कि वो अपने वेस्ट बैग को लेकर काफी परेशान दिख रही थी और अब वो इस चॉकलेट बैग से उसे कवर कर सकती है। बैग को देखकर ईम भी काफी खुश होती है और अब वो अपने दोस्तों के सामने बिना डरे खड़ी रहती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मिन हर रोज ईम को खुश रखने के लिए कॉस्ट्यूम पहनकर उसके स्कूल जाता है। अब ईम को समझ आ जाता है कि कॉस्ट्यूम के अंदर और कोई नहीं बल्कि उसके पापा है, इसलिए वो कोकोमोन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करता। इसलिए अब ईम कोकोमोन यानी कि अपने पापा को यामाका के पास लेकर जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ से कहती है कि इस कॉस्ट्यूम के पीछे मेरे पापा है ना। ये बात सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो मिन का कॉस्ट्यूम उतार देती है। अब कॉस्ट्यूम के अंदर अपने पापा को देखकर ईम काफी खुश होती है और वो उन्हें गले लगा लेती है। ये देखकर मिन काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ईम अपने पापा के पसीने को साफ करती है, क्योंकि कॉस्ट्यूम के अंदर काफी गर्मी होती है। अब मिन को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बेटी को अब उससे डरना नहीं पड़ेगा। अब अगले दिन मिन को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहां ऑफिसर उसे बताता है कि उस आदमी ने कोर्ट में खुद को पागल बताया है। उसने कहा है कि उसकी मेंटली हालत सही नहीं है, जिस वजह से कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। अब उस मुजरिम को सजा दिलाने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अगर ईम कोर्ट में आकर गवाही दे कि उसने उस आदमी के साथ क्या किया है, तो कोर्ट उसे जरूर सजा देगा। ये बात सुनकर मिन ऑफिसर से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी कोर्ट में आए और उस आदमी की शकल दोबारा देखे और अपने ट्रॉमा को फिर से याद करे। इसलिए वो मना करके वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो मुजरिम से मिलने जाता है, जहां पहले तो वो आदमी अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन जब मिन उससे कहता है कि तुम जैसे शैतान को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो ये सुनकर वो आदमी मिन से कहता है कि चुपचाप यहां से चले जाओ और अपने केस को वापस ले लो, और अगर तुम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो जो काम मैंने ईम के साथ एक बार किया है वो बाहर आने पर मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मिन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी चेयर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन सेफ्टी विंडो की वजह से वो चेयर वहीं गिर जाती है। अब मिन उसे मारने का फैसला करता है, इसलिए अगले दिन जब कोर्ट सेशन होता है तो सबसे पहले ईम से मुजरिम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई होती है, जिसमें उस आदमी की मेंटली कंडीशन ठीक ना होने की वजह से सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई जाती है, जिससे कोर्ट में बैठा कोई भी इंसान खुश नहीं होता। वहीं मिन पहले ही मुजरिम को मारने का मन बनाकर आया था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ईम अपने पापा के पैर पकड़कर रोने लगती है और मिन से कहती है कि पापा घर चलो। अब अपनी बेटी की आवाज सुनकर मिन रुक जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां यामाका और मिन को एक बेटा होता है, यानी कि अब ईम का छोटा भाई आ गया था, जिसे देखकर ईम काफी खुश होती है। हालांकि आज भी स्कूल जाते समय वो डरी सहमी होती है, लेकिन उसका भाई उसके जीने की नई वजह बनकर आया था, इसलिए अपने भाई के लिए
वो पहले से स्ट्रांग बन गई थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें काफी कुछ सिखाती है। ये कहानी उन सभी लड़कियों के गहरे दर्द को बताती है जिनके जख्म भरना किसी के बस की बात नहीं है, और ये दर्द उनकी जिंदगी में उम्र भर के घाव देकर जाता है। इसलिए आप सबसे विनती है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हमेशा लोगों की इज्जत करे और सबके साथ प्यार से रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।